हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। एक बार बता दो आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं है। एक बार फटाफट क्लास को शेयर करते हुए ज्वाइन कर ले क्लास को। आज हम वंस अगेन हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फटाफट सबको शेयर करना है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं जिनमें आप जुड़े हुए हैं, तो सबको शेयर करते हुए क्लास को ज्वाइन करेंगे। आज बड़े ही प्यारे क्वेश्चन करने वाले हम लोग धातु और अधातु के बारे में। क्वेश्चंस दिखा देती हूँ एक बार पहले आप लोगों को। देखो, बड़े प्यारे क्वेश्चन और कॉमनली क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अवस्था में, तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु जी नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। बेसिक्स क्वेश्चन जी, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे हैं। देखो, लोहे में जंग लग जाती है तो कहां पर जल्दी जंग लग सकता है जी। उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी कि नोबल गैस नहीं है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखो आपका क्या है। इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। जितने भी हमारे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटालॉइड्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतनी क्लास बेस्ट मिलेगी आप लोगों को। तो क्लास को शेयर करना है आप लोगों को, और साथ के साथ आंसर जरूर करने हैं। ठीक है बच्चों, आंसर करते रहना है आप लोगों को। बात करते हैं हम लोग, एक बार बता दो, सभी ज्वाइन हो जाओ फटाफट क्लास में और बता दो एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छे से आप देख पा रहे हैं क्लास को, और जो वॉल्यूम है वो अच्छे से क्लियर है या नहीं है। तो फटाफट यस और नो में आंसर करें, और साथ के साथ आप लोगों को शेयर कर देना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, तो फटाफट हम हमारे ये जो सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग, जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन देखे थे आप लोगों ने, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, और आपके जो मेटालॉइड्स हैं यानी कि अधातुएं हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तत्व से संबंधित यानी कि एलिमेंट्स हैं। आप जानते हैं कि अब तक जो एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स हैं, जिसको हमने किसमें, एक पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज किया है इन एलिमेंट्स को, किस तरह से उनके जो क्वालिटीज़ है, उनके गुण धर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है और पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, आवर्त सारणी में इनको रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे तत्व है मेनली दो तरह के होते हैं, मेटल यानी कि धातु और अधातु। तीसरा होता है उप धातु यानी कि मेटालॉइड। ठीक है, तो जो बेसिक हमारे धातु और उपधातु होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे धातु और उपधातु हैं, 118 एलिमेंट्स है, उसमें से नेचुरल जो मिले हैं यानी प्रकृति द्वारा जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो क्या है, 92 एलिमेंट है। बाकी क्या है, मैन मेड है, कृत्रिम तरीके से लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जो मेटल्स हैं, दो तरह के तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। मेटल, आपके अधिकतर जो मेटल्स हैं वो क्या है, नेचुरल है, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। 91 मेटल्स हैं। ठीक है, बाकी धातुएं हैं, मिश्र धातुएं हैं, इसमें उपधातुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो हमारे मेटल्स हैं किस तरह से होते हैं। धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसके गुण कि क्या होते हैं, धातुएं क्या होती है, अधातुएं क्या होती हैं। तो जो हमारे धातुएं हैं यानी कि मेटल है वो क्या है, यहाँ पर एक बार सर देखा जाए, टैब वर्क नहीं कर रहे जी। तो जो हमारे देखिए मेटल और नॉन मेटल दो तरह के हमारे दो भागों में बांटा गया है जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं बात कर रही हूँ मेटल की। मेटल क्या होते हैं, एक तरह से स्ट्रॉन्ग, ये प्रकृति में डायरेक्ट मिलते हैं हमें, अधिकतर नेचुरल ही होते हैं ये,
और इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर तो चलो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिखावटी, ये क्या होता है, अधिकतर चमकीले होते हैं। क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, जो मेटल्स होते हैं हमारे, मेटल और आपके नॉन मेटल, ठीक है, ये चमकीले नहीं होते हैं। बट जो इसमें ग्रेफाइट होता है, आयोडीन, ये थोड़ा चमकीला होता है। इसके अलावा अधिकतर क्या है, जो अधातु है वो क्या है, ये चमकीली नहीं होती। इनकी खास ना तो ये इनमें ज़्यादा कलर होता है, कलरलेस होते हैं ये, ना ही चमक होती है, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ठीक है, शाइनिंगलेस होते हैं। और ये जो, अगर मैं इसकी स्ट्रॉन्गता की बात करूँ, कठोरता की बात करूँ, तो ये क्या, कमरे के ताप पर ठोस और कठोर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में मिलते हैं हमें। हालांकि जो मरकरी है, मरकरी आपका क्या है, मेटल है, जो कि किसमें, लिक्विड फॉर्म में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, द्रव अवस्था में मिलता है मरकरी। मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोर होते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद बट ये जो है, ये जो अधातुएं होती है वो ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी, और गैस के रूप में भी पाई जाती है। एक मुख्यतः हमारा रहता है जो ब्रिलियम है, वो किसमें, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद अघात वर्धनीय, ये नेचर में कैसे होते हैं, अघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि मैल्योबल होते हैं। इनको पीट कर, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं मेटल से। बट इनसे जितनी भी हमारी धातुएं हैं, ये नरम होती हैं, ठीक है, ये टूट जाती हैं। और तन्यता, इनमें इनको खींचा जा सकता है, ठीक है, और ये नहीं खींचे जा सकते, ओके। और ये क्या होते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इसमें ऊष्मा चालन भी होता है, हीट की भी कंडक्टिविटी होती है, और विद्युत की भी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही इस यहाँ से पास आउट हो सकती है, कंडक्टिविटी है इसकी, ठीक है, ये गुड कंडक्टर कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे अधातुएं हैं, ये बैड कंडक्टर कहलाती हैं, ओके। हालांकि जो ग्रेफाइट है वो एक है अधातु, बट एक अच्छा यहाँ से जो कि है जो यहाँ से करंट और हीट अच्छे से पास हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या है, जो हमारी धातुएं होती हैं, ये नेचर में अधिकतर अम्लीय होती हैं, याद रखिएगा। ये क्या होती है, अम्लीय, यानी कि बेस होती हैं, ठीक है, और ये क्षारीय होती है, एसिड के फॉर्म में मिलती हैं अधिकतर हमें। और इसके साथ साथ जब मेटल्स, कोई भी मेटल है, जब भी किसी भी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है, ये हाइड्रोजन रिलीज करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब भी मेटल, धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है, तो ये क्या, हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, रिलीज करते हैं। ये अधातु ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या है, इनके जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं तो उसकी जो चार्ज है, ये पॉजिटिव कैरियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा। जो जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। और नेचर कैसा हो जाता है इनका,
इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। याद रखिएगा, जो गेन कर रहा है वो नेगेटिव होगा, लेकिन जो दे रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। आप ये समझ लो, इस तरह एक छोटे से एग्जांपल से आप समझे इस चीज को। जैसे हम कहते हैं कि जो जितना ज्यादा ज्ञान बांटता है वो उतना ज्यादा ज्ञानी हो जाता है ना। जितना ज्यादा दान करता है वो उतना ज्यादा ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज करता है, रिड्यूस करता है, त्यागता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, उनके ऊपर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ओके, क्लियर है? एक बार दोबारा से देख लो। ये अगर फिजिकली हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं मेटल हमारे, और इनको पीट कर चादर बनाई जा सकती है। और इसके साथ साथ इनमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है, यानी कि इनको खींच कर एक तार के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या है, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मेटल। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल क्या है, हमारे बैड कंडक्टर रहते हैं। और ये किसमें, जो मेटल्स हैं अम्ल की फॉर्म में पाए जाते हैं, अधिकतर अम्लीय होते हैं, और जो धातुएं हैं नॉन मेटल है वो क्षारीय होती है, एसिड फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं अम्ल के साथ या डाइल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के साथ, और ये जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करती हैं। ओके, तो याद रखना मेटल्स हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आवेश में रहते हैं, चार्ज में रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन मेटल्स हैं हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब यहाँ पर देख लो, ये है हमारे, देखो पीरियोडिक टेबल में देख लो एक बार बच्चों। देखो ये जितने भी रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ये हमारे, ये है एस ब्लॉक, ये किसके अंदर आते हैं, एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। हम लोग पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से रीड करने वाले हैं। अब फिलहाल हम लोग थोड़ा सा ये देख रहे हैं जो जितने भी तत्व है मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में पाए जाते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड क्या होते हैं, जो दोनों के गुण धर्म दिखा रहे हैं, यानी कि मेटल के भी गुण दिखाते हैं और नॉन मेटल अधातु के, जो धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म को दिखाते हैं, उसको क्या उपधातु कहा जाता है, यानी कि मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये है हमारे, ये देखो यहाँ से ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स सारे के सारे हमारे क्या है, ये मेटल्स हैं। इनको, ये हमारे स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, ये थोड़ा सा वीक मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये एस आपका एस ब्लॉक में आ जाते हैं, ये डी ब्लॉक में आ जाते हैं। ये आपके जो नॉन मेटल्स हैं ये पी ब्लॉक में आते हैं, याद रखिए किसमें, पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट बता देती हूँ, बट जब हम अच्छे से इसको करने वाले हैं तो सारी डिटेल बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर क्या होता है कि पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, तो एक पीरियोडिक टेबल में कितने, 7 पीरियड होते हैं। और जब हम इस तरह से दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ये क्या है, हॉरिजॉन्टली जब हम मूव करते हैं तो ये आते हैं हमारे ग्रुप। तो टोटल ग्रुप कितने आते हैं हमारे पास, यहाँ पर टोटल 18 ग्रुप्स आते हैं इसी तरह से। ठीक है, जो 18वां ग्रुप है ये हैलोजन्स है, ये क्या है, सॉरी नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस हैं। ठीक है, यानी कि उत्कृष्ट गैसेस, एक्रिया गैसेस, जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, किसी के साथ भी नहीं जुड़ती है। क्योंकि जब जुड़ते कब है ये किसी भी आयन के साथ, कब ये पार्टिसिपेट करते हैं, कब भी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कब बनाते हैं, जब आउटर मोस्ट जो शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं जुड़ने के लिए। बट ये जो हमारे 18 ग्रुप है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाए जाते हैं अधिकतर हीलियम को छोड़कर, ये फुल होते हैं। ठीक है, कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे। और जो हमारी ये है सोडियम, सोडियम एक
ऐसा मेटल है जिसको इसमें केरोसिन के तेल में रखा जाता है, याद रखिएगा ये, इसको सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। जब भी ये ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में जाता है, वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में जब भी ये जाता है तो हाईली रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। और जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, बट ये जो है सोडियम और पोटेशियम थोड़े से ये वीक है, सॉलिड ना होकर थोड़े से नरम है, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम, ठीक है। पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। आपका जो मोस्ट अगर ऑप्शन में अधिकतर क्या होगा, आपके पास सोडियम का ऑप्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ ये भी याद रखिएगा मरकरी, जब अभी भी मैंने बताया था मरकरी, ये जो है बाकी जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ये जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, बट मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर जी, यहाँ पर देखिए बोर्न, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे, ये क्या है मेटलॉइड्स हैं, याद रखिएगा ये क्या है मेटलॉइड्स हैं। सॉरी, यहाँ से जर्मेनियम, ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे मेटलॉइड्स हैं, ओके। तो याद रखना इन चीज को, ठीक है, दोनों के गुण धर्म दिखाते हैं। उसके बाद ब्रिलियम हमेशा किस पर रहता है, हमेशा ये लिक्विड में रहता है ब्रिलियम, ठीक है बच्चों। और आप ये देख ले, ये देखो, ये हमारे जो 18th ग्रुप है ये क्या है, नोबल गैसेस है, अक्रिय गैस जिसको कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में दे दिया जाता है, जैसे हीलियम, ये नाम जरूर याद रखनी है एलिमेंट्स के, हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडियम, ठीक है, रेडियम। तो रेडियम एक याद रखिएगा, रेडियम जो है एक आप लोगों की एक ऐसी गैस है जो रेडियो एक्टिव गैस है, ठीक है, किसमें आती है, रेडियो एक्टिव तत्व में, रेडियो सक्रिय तत्व में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ओके बच्चों, रेडियम। और इसके साथ साथ ये सॉरी हाँ रेडान, रेडॉन, रेडियम नहीं सॉरी रेडान, ठीक है, ये आरएन है, यहाँ पर देखिएगा रेडान है ये आरएन, ठीक है। तो ये रेडान क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर आता है। और सबसे कम वायुमंडल में जितनी भी हमारी गैसेस पाई जाती हैं उनमें रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो आपका क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी नोबल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो याद रखिएगा रेडॉन है। और सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है 0.9%, ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्गन पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी नोबल गैस पाई जाती है, तो आर्गन पाई जाती है 0.9%। और सबसे जो बिल्कुल नहीं पाई जाती है कौन सी है, रेडॉन, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। और नियॉन तो आप जानते ही हैं, ये आपकी जितनी भी पट्टियाँ होती हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पट्टियाँ होती है उसमें जो लाइट्स होती है वो किसमें, इसमें क्या डाला जाता है, क्या आपका नियॉन डाला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट्स। तो चले हम हमारे क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है। क्वेश्चन देखिए, आपका एसएससी +2 लेवल का क्वेश्चन है, 2013 में आया है, एज वेल एज एफसीआई में आपका 2012 में क्वेश्चन अराइज हुआ है जी। तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सी है, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन, कौन सी पाई जाती है। अभी अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था जी। फटाफट आंसर करें। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट।
जैसे हम लोग क्वेश्चन की सीरीज करेंगे तो और अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। ब्रोमीन कौन सी पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। और बेसिक क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैंने नहीं बताया है। जी, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है ना? कितना प्रतिशत पाई जाती है फटाफट बताएं। जी 0.94% पाई जाती है, 0.03% या 78.03 पॉइंट पाई जाती है, 95.02 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? जी फटाफट आंसर करें बच्चों, फटाफट आंसर करें। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कितना? 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। बेसिक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में देखो जनरली पूछा जाता है। देखो आपका एसएससी 2014 में, 8 में, 2010 में, फिर सीजीएल में 2016 में क्वेश्चन अराइज हुआ है। एक क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन तक भी नहीं चेंज किए गए थे, कितने बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो याद रखिए कितना? 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 20%, O2 हमारी 20% पाई जाती है। उसके बाद आती है ऑर्गन, 0.93% पाई जाती है। एंड CO2, ये भी आपका एग्जाम में राइज होता है क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.03% पाई जाती है CO2। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ये जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसीलिए बता रही हूँ मैं। तो ध्यान से ये जो पॉइंट्स बताए जाते हैं इनको नोट डाउन कर लिया करो साथ के साथ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? जो वायुयान होती हैं एयरक्राफ्ट में और रॉकेट्स में किस मेटल का यूज किया जाता है? जी फटाफट आंसर करें बच्चों। इफ यू नो देन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। जी शीशे का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का, निकेल का या फिर तांबे का? क्वेश्चन देखिए सीजीएल का 2014 में अराइज हुआ है। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही, निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? निकेल का। जितने भी वायुयान है, रॉकेट है और विद्युत उत्पादक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो टरबाइन्स लगाए जाते हैं, उनमें भी किसका? इसका निकेल का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा इस चीज को, निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? जी लोहे में कहता है जल्दी जंग कहाँ लगती है? वर्षा के जल में, समुद्र के जल में, आशुद्ध जल में या फिर नदी के जल में? और क्वेश्चन देखिए आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो फटाफट आपको क्या लगता है कि ज्यादा जंग कहाँ पर जल्दी से जंग लग सकती है लोहे में? वर्षा में, रेन वाटर से, सिया वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर से या फिर रिवर वाटर से? किससे जल्दी रस्टिंग हो जाती है एक लोहे पर? जी बिल्कुल, किसके? याद रखिएगा समुद्र के जल में। ठीक है, समुद्र के जल में ज्यादा। हम जनरली हमने क्या देखा है कि जब वर्षा आती है तो जल्दी लग जाता है, बट उससे भी जल्दी याद रखिएगा समुद्र के जल में ज्यादा रस्टिंग होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। और इससे बचने के लिए किसका? जिंक का की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, किसकी? जिंक की, यानी कि जस्ते की, जस्ते की प्लेटिंग की जाती है इसके ऊपर। ठीक है, लेपन किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यशदीकरण कहा जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भी या जसदीकरण कहा जाता है, यशदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन? इनमें से बताएं फटाफट कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और
आर्गन, इनमें से बताएं कौन सी एक उत्कृष्ट गैस का एग्जाम्पल नहीं है। एसएससी 2014 में ये क्वेश्चन अराइज हुआ है आप लोगों का जी। उत्कृष्ट गैस अभी अभी हमने देखी थी थोड़ी देर पहले, है ना, कौन सी नोबल गैसेस, देख लें एक बार दोबारा से। चलो ये भी आप दिखा देते हैं एक बार दोबारा से आपको, ये देखो बिल्कुल कौन सी, देखिए हीलियम भी एक उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैस में आती है। नियॉन, आर्गन आ रही है आपकी, साथ के साथ क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या गैसेस हमारी नोबल गैस में आ रही है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो हमारे देखिए ऑप्शन में कौन सी मैच नहीं हो रही है, कौन सी मैच बिल्कुल नहीं हो रही है। बिल्कुल हीलियम भी आ रहा है, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन भी आ रही है, कौन सी नहीं है, बिल्कुल हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस कहलाती है जो कि एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपसे सीरीज भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना है आपको हीलियम, नियॉन, सीरीज तो नहीं, देखो ये तो नहीं पूछा जाता कि कौन से नंबर पे आती है, बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन सी है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, और रेडॉन है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है जी। सोडियम को रखा जाता है, पोटेशियम को, आयोडीन को या फिर ब्रोमीन को, किसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फटाफट आंसर कर दो, अभी अभी तो मैंने बताया था। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन ना 2014 में अराइज हुआ है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है सोडियम। ठीक है, सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। और ऑन द अदर हैंड जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम को क्या है, यहाँ पर पोटेशियम को जल में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसको पोटेशियम को जल में रखा जाता है। ये एक क्रियाशील, ये भी ज़्यादा क्रियाशील गैस है। ठीक है, पदार्थ है, इसको किसमें, जल में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, ये वाटर के साथ, सोडियम हमारा वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है बट पोटेशियम नहीं करता, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। ओके, ऑक्सीजन के साथ करते हैं दोनों, बट जो सोडियम है वो पानी के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस क्या है। बीकन लाइट क्या होती है, जो हमारी शिप्स को, शिप है, बोट है, नाव है, पानी वाले जहाज हैं, उनको उनके पथ प्रदर्शन के लिए जो लाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उनके पथ प्रदर्शन के लिए जो लाइट का प्रयोग किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बीकन लाइट कहा जाता है। ठीक है, बीकन प्रकाश या बीकन लाइट कहा जाता है। कहता है कौन सी इनर्ट गैस इस लाइट में प्रयोग की जाती है जी। तो याद रखना बच्चों, कौन सी की जाती है, नियॉन गैस की जाती है। ठीक है, ये आपकी धुंध जो रास्ते में आपके लगाई जाती हैं कि सही से आपको रास्ता दिखाई दे सके। कि सड़कों पे आपने देखा होगा कि जो बैनर लगाए जाते हैं तो इसमें भी क्या नियॉन गैस डाली जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बीकन प्रकाश में भी नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, दूर से धुएं को, अंधेरे को चीरकर दिखाई दे जाती है। ठीक है, नियॉन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित करेगा जी। कौन करता है जी, सल्फर करता है, सोडियम करता है, पोटेशियम करता है, या जी आपका सिल्वर करता है, कौन करता है। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है ये, फटाफट आंसर करें।
जी बिल्कुल याद रखिएगा, हाइड्रोजन सॉरी सोडियम करते हैं आपके, याद रखिएगा कौन करता है, सोडियम करता है। ठीक है, किस तरह से ये क्या करता है, अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करता है, सपोज करें रिएक्शन इसकी इस तरह से रहते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड एज एन, ये भी एक क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। जब भी ये रिएक्ट करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका Na2SO4। ओके, प्लस में हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं, जो 2 हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए सोडियम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। गलनांक क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है जी, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो किस टेम्परेचर पर वो पिघलता है, वो उस एलिमेंट का, उस तत्व का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कहलाता है। ठीक है, गलनांक कहलाता है। तो किस धातु का कहते हैं सबसे कम गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे कम किसका होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल, जो भाई लिक्विड फॉर्म में है वो जल्दी पिघलेगा, जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है वो कम लेट पिघलेगा। तो बिल्कुल सही है, पारद यानी कि मरकरी। मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे लोएस्ट है। और मेटल में अगर मैं बात करूं तो सोने का Au का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सोने का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और पारे का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन आपका CHSL 2014 में अराइज हुआ था। तो इस तरह के बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा सिर्फ है कि आप ध्यान देकर एक बार सुने, पढ़ें। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट रह जाता है तो प्लीज साथ के साथ बता दिया करो। देखिए क्वेश्चन, इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक हैं। जो कहते हैं एक धातु है, कौन सी धातु है, इसके कुछ यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं जो शीशे में और साबुन दोनों, शीशे और साबुन बनाने में दोनों में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम का किया जाता है, पोटेशियम का किया जाता है, एल्यूमिनियम का किया जाता है, या फिर आयरन का, किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखिए आपका SSC CGL में 2013 में अराइज हुआ है ये क्वेश्चन जी। फटाफट आंसर करें बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है कि किसका प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, किसका, पोटेशियम का, याद रखिएगा किसका, पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा, तो ये अधिकतर ड्राई क्लीनर्स में या ये ड्राई क्लीनर्स में, साबुन में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ के साथ पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहा जाता है, याद रखिएगा इसको पर्ल ऐश भी कहा जाता है। इससे विशेष प्रकार के अलग स्पेशल शीशे बनाए जाते हैं, स्पेशल शीशों में, और इसमें साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है पर्ल ऐश का। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, पिंच ब्लेड किसका एक अयस्क है। पिंच ब्लेड, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ चुका होगा, क्योंकि हम याद आया होगा क्योंकि हमने पहले भी सेम क्वेश्चन ये कर चुके हैं हम लोग जी। अगर याद हो तो आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर देना, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया है तो। गलत होना भी नहीं चाहिए अगर लास्ट क्लास अटेंड की है तो जी। यूरेनियम का अयस्क है, किसका और है, या फिर लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, या फिर कॉपर का, किसका एक अयस्क है पिंच प्लेट जी। क्वेश्चन देखिए आपका SSC CGL का है, 2013 में अराइज हुआ ये क्वेश्चन में। बिल्कुल जी, किसका है, यूरेनियम का। यूरेनियम का ये और है अयस्क है पिंच ब्लेड। ओके, याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांच में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। जो हमारी मिश्र धातु है एल्यूमिनियम ब्रांच है, इसमें ये क्या है, एक पित्तल के प्रकार है, ठीक है, याद रखना। और इसमें जो मेन तत्व है वो एल्यूमिनियम है। उसके बाद बताना है आपको कि जिस ज्यादा अनुपात किसका रहता है इसमें, जी बिल्कुल किसका रहता है, एल्यूमिनियम का नहीं होगा, किसका होगा, तांबे का होगा, कॉपर का ज्यादा होता है। कॉपर आपका इसमें 90% पाया जाता है, 90% कॉपर पाया जाता है। और प्लस में आपके जो एल्यूमिनियम है, हालांकि एल्यूमिनियम मुख्य यहाँ पर एलिमेंट होता है, बट एल्यूमिनियम कितना है, 10%, यानी कि 10% एल्यूमिनियम है, 10% एल्यूमिनियम में 90% क्या मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, एल्यूमिनियम ब्रांच। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी सीजीएल में 2013 में क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो याद रखिएगा जो मुख्य यहाँ पर ज्यादा अनुपात किसका है, तांबे का, कितना है, 90%। ओके बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे ख्याल से आज क्वेश्चन की जो सीरीज है बड़ी प्यारी क्वेश्चन की सीरीज है। मेरे ख्याल से आज के कॉन्सेप्ट में आप लोगों का कुछ भी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो थोड़ा सा वीक रहा है या थोड़ी सी डाउट रह जाएगा उसमें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप लोग, सबसे बड़ी बात होती है कि आप समझ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को। जब आप रिएक्ट करते हैं कमेंट्स बॉक्स में, जब कोई क्वेश्चन दिया जाता है इसके रिगार्डिंग, जब आप कुछ अपना ओपिनियन रखते हैं, आंसर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि अप्रिशिएट कर रहे हो आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप उसको सुन रहे हो, गेन कर रहे हो। तो एक ऑनलाइन अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो हम फेस टू फेस ना तो आप हमें तो देख पा रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं देख पाते हैं कि कौन बच्चा कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है एक एज एन टीचर की फॉर्म में कि जब आप रिएक्ट करते हो कि हाँ जो मैंने इतनी मेहनत की है आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसका मुझे फल मिल जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा, एक कहूँ एक अध्यापक के, एक टीचर के तौर पे, ये सबसे बड़ा एक हमारे लिए गिफ्ट रहता है, रिटर्न रहता है। एक जैसे हम कहते हैं ना कि दिया जाता है एक टीचर को दक्षिणा के रूप में, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी दक्षिणा रहती है कि जब आप यहाँ पर रिएक्ट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं कि हाँ जो हमारी मेहनत है वो सफल हो रही है। तो आप अगर पढ़ रहे हो तो लगातार यही हमारी गुरुदक्षिणा है कि आप रिएक्ट करें, अगर नहीं समझ आ रहा है तो वो बताएं, अगर समझ आ रहा है या एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास तो वो साथ के साथ आप डिस्कस करें, ठीक है, ताकि वो क्लास में वही सीखने सिखाने वाला माहौल बन सके। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उतना ही ज़्यादा पढ़ाने में एक एक्साइटमेंट होती है, एक खुशी होती है, जो कि जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो वो खुशी आप हमें दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में क्लासेस को शेयर करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एक लोहे की गेंद यानी कि जो लोहे की गेंद है वो पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है। यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, तल में बैठ जाती है, या पारे की सतह पर तैरेगी, या बिल्कुल ही घुल जाएगी, या इनमें से कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है, ये एक्सपेरिमेंट भी आप करके देखना, आपको क्या लगता है क्या होता है जब एक मरकरी से भरी बाल्टी में आप क्या डालते हो, एक लोहे की गेंद जब आप डालते हो तो क्या रिएक्शन होती है उस टाइम। जी बिल्कुल, जो वो नॉर्मल हम सोचेंगे यार लोहा तो मरकरी से भारी होता है, वो क्या होगी, बाल्टी के तल में नीचे बैठ जाएगी। बट ऑप्शन बी करेक्ट होता है बच्चों, जो पारे है वो क्या करेगी, बॉल पारे की सतह पर तैरती रहेगी। इसका कारण क्या है, मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि जब भी बाल्टी में
बॉल को डाला जाता है, सपोज करें ये हमारी एक बाल्टी है, इसमें एक गेंद को डाला गया, ये सपोज करें मरकरी से भरी हुई बाल्टी है, तब हमने क्या किया, इसमें ये मरकरी से भरी हुई बाल्टी है, ठीक है। और याद रखिएगा जो मरकरी है इसके साथ जितने भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, जब रिएक्ट करती है तो वो अमलगम बनाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है आपका, क्या करती है, अमलगम बनाती है। बट जो नॉन मेटल्स है, धातुएं हैं, इसके साथ अमलगम नहीं बनाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को भी। और सारी मेटल्स भी नहीं करती हैं, जैसे कि लोहा कभी भी इसके साथ अमलगम नहीं बनाता है। तो ये सपोज करें एक बॉल है, तो ये क्या करेगी, इसकी सतह पर तैरती रहेगी। इसका मुख्य रीजन क्या रहता है, कारण क्या होता है इसके पीछे, जो इसकी डेंसिटी है ना, मरकरी की जो डेंसिटी है, घनत्व है जो मरकरी का, यानी कि जो डेंसिटी है वो क्या है, लोहे से ज्यादा है, लोहे की बॉल से, इससे लोहे की जो बॉल है इसके घनत्व से ज्यादा है, ठीक है। यानी घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, इससे इसका क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्या होता है घनत्व, एक तरह से आप ये समझ लो वॉल्यूम जिसको हम बोल देते हैं, यानी कि कितना आयतन घेरती है कोई भी, जब लिक्विड है जब वो डाला जाता है तो वो कितना आयतन लेती है, यानी कि जब वो फैलती है तो कितना उसका फैलाव का जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है, इसको इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा घनत्व। इसका जो मरकरी का जो घनत्व रहता है 13 रहता है, 13.5 रहता है, और आयरन का जो बॉल का जो घनत्व रहता है यहाँ पर 7.5 रहता है डेंसिटी इसकी, ठीक है। इसके कारण क्या कारण रहा इसका, मरकरी का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक है, इसलिए जो बॉल है वो उसके ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। समझ आया, कोई डाउट किसी को, फटाफट बता दो अगर कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में। जी, रीजन क्या रहा कि जो मरकरी की डेंसिटी है वो लोहे की डेंसिटी से ज्यादा है, इसीलिए जो बॉल है वो ऊपर सतह पर तैरती रहेगी। ओके, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जी आता है इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में। तो ये जो रीजन है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल आपका 2015 में एसएससी में 2015 में क्वेश्चन अराइज हुआ था। ओके, हैव यू गॉट इट गाइस? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? जी, सबसे ज्यादा कौन सा जो तत्व है मिलता है? क्वेश्चन क्या है, एसएससी एसआई एएसआई में 2015 में अराइज हुआ ये क्वेश्चन। जी, फटाफट आंसर करें बच्चों इस क्वेश्चन का, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है भाई? मिट्टी के सतह की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है यहाँ पर? ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। कितना? 46% आपका ऑक्सीजन मिलता है। दूसरे नंबर पर कौन सा मिलता है? सिलिकॉन, 27%, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा तत्व रहता है वो कौन सा है? सिलिकॉन है, ठीक है। एल्यूमिनियम आपका 8% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है आपका। और इसके बाद जो आयरन है सिर्फ 5% पाया जाता है। याद रखिएगा, जो लोहा है सतह पर कितने, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पाया जाता है? सिर्फ 5% पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाई जाती है, देन एल्यूमिनियम 8%, आयरन आपकी 5% पाया जाता है। ओके गाइज, जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट, कौन सा तत्व एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? जी, कौन सा है जो, यानी कि दोनों का मतलब क्या है? धात्विक और अधात्विक रूप का मतलब दोनों व्यवहार करता है, यानी कि उपधातु के रूप में। जी, मेटालॉइड की फॉर्म में बिहेव करता है, कौन है? ऑर्गन है, जिनोन है, बोर्न है, या फिर कार्बन है? जी, फटाफट आंसर करें। फटाफट आंसर करें बच्चों, बिल्कुल सही। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा है? बोरोन।
बोरॉन क्या करता है, किसकी फॉर्म में है ये, मेटलॉइड है, ठीक है, मेटलॉइड की फॉर्म में मिलता है बोरॉन। ओके गाइस, क्वेश्चन देखिए हमारा सीएपीएफ में, एसआई और सीआईएसएफ में 2015 में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपके बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम का अयस्क, ये भी पहले आप कर चुके हो जी। एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा है, एल्यूमिनियम और क्या है, फ्लोस्पर है, बॉक्साइड है, कैल्को पाइराइट्स है या हेमेटाइट है। क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी में 2008 में अराइज हुआ है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन आपका सीजीएल 2015 में क्वेश्चन अराइज हुआ है जी। फटाफट आंसर करें क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी कर चुके हो। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं जी। बिल्कुल सही, क्या है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। ओके जी, बिल्कुल सही बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं है। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन हाफ हो गया जी, सिल्वर की नहीं है। कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर कलर की नहीं होती है, सोडियम और मैग्नीशियम, तांबा और सोना, निकेल और जिंक, प्लेडियम और प्लेटिनम जी। कौन सी है जो दो धातुएं जो सिल्वर कलर की नहीं है। क्वेश्चन देखिए आपका 2015 में अराइज हुआ है जी। ये देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देख सकते हैं आप, क्या है, एकदम सिल्वर कलर का है ना, ग्रे कलर का है, चांदी के रंग का है। देखिए मैग्नीशियम इस फॉर्म में पाया जाता है, निकेल पाया जाता है इस तरह से, ये भी सिल्वर कलर का है, सोडियम भी इस फॉर्म में पाया जाता है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, देखो किस तरह बेटा ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं ग्रे कलर में। क्या प्लेडियम है, जिंक है, ये सारे हमारे किस फॉर्म में मिल रहे हैं, हमें ग्रे कलर में मिल रहे हैं। जो ग्रे कलर यानी कि सिल्वर कलर में मिल रहे हैं, जैसे ये चांदी है ये सिल्वर कलर है ना। बट सोना जो गोल्ड है ये हमारा गोल्ड कलर है। गोल्ड और कॉपर ये दोनों सिल्वर कलर के नहीं है, ये है हमारा गोल्ड यानी कि Au है, और ये है हमारा Cu यानी कि कॉपर, ठीक है। तो गोल्ड और जो कॉपर है वो सिल्वर कलर के नहीं होते, तो याद रखिएगा कॉपर एंड गोल्ड जो है वो सिल्वर कलर के नहीं होते। बाकी जितने भी तत्व दिखाए गए हैं, एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, यानी कि देखो मैग्नीशियम है, सोडियम, प्लेडियम, जिंक है, निकल है, ये सारे के सारे, सोडियम मैग्नीशियम देखा आपने, निकल और जिंक देखा आपने, प्लेडियम प्लेटिनियम देखा, ये सारे के सारे किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें सिल्वर रंग के मिलते हैं, सिवाय तांबे और सोने के, ओके, कॉपर और गोल्ड के अलावा। क्लियर है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब जैसे आपने स्क्रीन पर देखा तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में छप गया होगा, है ना, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, जिसको हम लोग क्रैमिंग नहीं कर सकते। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ऐसा सिर्फ हम पिक्चर देख के उनको अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धातुओं का राजा, हाँ जी, मेटल, किंग ऑफ मेटल किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? चांदी को, सिल्वर को कहा जाता है, सोने को, लोहे को या एल्यूमिनियम को, किसको कहा जाता है? क्वेश्चन देखिए आपका CHSL में 2015 में अराइज हुआ है क्वेश्चन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और मैं तो कहती हूँ हर एक एग्जाम में आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, है ना, जो बेसिक क्वेश्चन हो इस तरह से। बिल्कुल सही, सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है, मेटल, किंग ऑफ मेटल्स किसको कहा जाता है? गोल्ड को, सोने को कहा जाता है। एक सबसे बड़ी बात क्या है, चमक सबसे ज्यादा है इसकी, है ना। उसके बाद ये मेलेबल है, यानी कि एक आघातवर्धनीय है, सबसे बड़ी खास बात है इसकी। कई बार आपके एग्जाम में भी आ जाता है, तो याद रखिए कि आघातवर्धनीय है, यानी कि इसको पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तन्यता का भी गुण पाया जाता है इसमें, इसको खींचकर
तारे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। और इसका जो आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये क्या है, हमारा धातुओं का राजा कहलाता है सोना। ओके, और आभूषणों में तो है ही सबका बाप, है ना जी। हर एक औरत का रहता है कि गोल्ड पहनना, एक ख्वाब रहता है, एक इच्छा रहती है महिलाओं की, है ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नीचे दिए गए हैं इनके गुण, ऊपर सॉरी गुण दिए गए हैं, नीचे एलिमेंट दिए गए हैं, तत्व दिए गए हैं। मिलान करना है कि किस तत्व का कौन सा गुण है। क्या तत्व क्या है, नियोन है, सोडियम, ब्रोमीन, स्वर्ण यानी कि गोल्ड और नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि जो तत्व एलिमेंट्स दिए गए हैं 5 एलिमेंट दिए गए हैं, बट जो क्वालिटीज दी गई हैं, गुण धर्म दिए गए हैं, वो 4 दिए गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से मैच करना होगा। सपोज करें ऑप्शन ए हमने उठाया, पहला गुण धर्म उठाया, इसकी क्वालिटी देखी, क्या, एक गहरा लाल तरल पदार्थ। हमने नहीं देखा कभी भी, चलो छोड़ दो इसको, जो आपको इजीली लग रहा है उसको क्लियर करें। ठीक है, उसके बाद कहता है गहनों में प्रयुक्त एक धातु। गहनों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गहनों में किसका, गोल्ड का, यानी कि इसके साथ क्या मैच हो जाएगा आपका, फोर्थ। सेकंड के साथ किसका मैच कर रहे हो, फोर्थ का। क्वेश्चन इस तरह से ही क्रैक करने आप लोगों को, जो आपको पता हो, जिसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो, पहले उसको मैच करो। ठीक है जी। अगला सी क्या कह रहे, अक्रिय गैस, बिल्कुल, या अक्रिय गैस का मतलब क्या, पूर्णतः अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस, प्योर नोबल गैस कौन सी है, नियोन, सोडियम, ब्रोमीन, स्वर्ण, नाइट्रोजन। बिल्कुल कौन सी है, नियोन। यानी कि इसके साथ क्या मैच, इसके साथ फोर्थ हुआ है, बी के साथ। सी के साथ किसका मैच हुआ है, आपका थर्ड का। उसके बाद एक प्रतिघाती धातु जो जल में विस्फोटित हो जाती है, जल के साथ ज्यादा रिएक्ट करती है, विस्फोट हो जाता है इसका पानी में, और इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। कौन सी है धातु, बिल्कुल सोडियम है, ऑप्शन 2। यानी कि हमारा देखो ये फर्स्ट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। बच्चा कौन सा है, नाइट्रोजन और ब्रोमीन। गुण क्या बचा है हमारे पास, एक गहरा लाल तरल पदार्थ में होती है। और जैसा कि हम जानते हैं जो नाइट्रोजन है तरल फॉर्म में नहीं होती, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि तरल फॉर्म में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। तो यानी कि ये क्या है, ये किसका गुण है, ये ब्रोमीन का गुण है। यानी कि ये किसके साथ मैच हो रही है, आपकी ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। यहाँ पे हमने मिस्टेक की क्या, यहाँ पे 3 लिखा है, सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट था, नियोन थी, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट था, याद रखना, पर फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पूरी तरह से मैचिंग होगी। अब आप ऑप्शन में मैच करके देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन की सेंस देखनी है, और जो आपको पहले थोड़ा बहुत जिसके बारे में आपने सुना हो, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो, पहले उनको क्रैक करो। ठीक है, उसके बाद एट द एंड आप मैच भी कर सकते थे। ओके, तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस क्रैक करने हैं। क्लियर है, आई होप कि क्वेश्चन अभी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है ना, कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जी कौन सी एक नोबल गैस है, जी कौन सी है एक नोबल गैस जो गोताखोरों के लिए, जो स्विमर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए, जो डाइवर्स होते हैं, सॉरी स्विमर्स नहीं, डाइवर्स जो नीचे गहराई में जाते हैं, गोताखोर होते हैं, सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, बिल्कुल हीलियम का। ये हम क्वेश्चन इस तरह से पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन के साथ भी, जिनको जो सांस के रोगी होते हैं, ठीक है, उनको श्वसन की प्रॉब्लम होती है, सांस की जो प्रॉब्लम होती है, उन
सांस के रोगियों को भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस दी जाती है, ठीक है, यानी कि इसको और नाइट्रोजन के स्थान पर भी हीलियम गैस दी जा सकती है, ठीक है। ओके, क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन देखिए आपका अभी, वाओ, क्वेश्चन आपका 2011 में आया, 14 में आया, 16 में भी सेम क्वेश्चन राइज हुआ है। तो बहुत आप समझ सकते हैं क्वेश्चन की जो सेंस है, इससे क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? फटाफट फटाफट आंसर दो। एसएससी सीजीएल में 2016 में क्वेश्चन आया है। हरी अप गाइस, क्योंकि अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, बहुत इस क्लास में हमने बहुत बार डिस्कस किया है ना जी, नंबर ऑफ टाइम्स इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है हमें, बिल्कुल कौन सी है? पारद मरकरी, Hg। ओके, हैव यू गॉट इट? देखो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको सबसे पहली हल्की गैस पता होनी चाहिए, है ना। हल्की गैस कौन सी है? इसने तो पूछा है दूसरी सबसे हल्की गैस। जो सबसे पहले जिसका जो सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पे है वो सबसे हल्की है, यानी कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन, कौन सी गैस है दूसरे नंबर पर? जी बिल्कुल सही, हीलियम है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है। हाइड्रोजन के बाद कौन सी आती है? हमारी हीलियम गैस आती है, ठीक है। तो हीलियम गैस के यूज बहुत हैं, बहुत यूजेस हम लोग पढ़ चुके हैं एज वेल। गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, वैसे तो हल्की गैस हाइड्रोजन है, बट ये क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है, तो जल सकती है और इसी कारण हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम आपने जैसे अभी अभी देखा है किसमें, श्वसन के रोगियों को भी ऑक्सीजन के साथ दी जाती है, गोताखोरों को भी सांस लेने के लिए नाइट्रोजन की जगह हीलियम गैस दी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन के बहुत सारे यूजेस हैं और ये अगर पीरियोडिक टेबल में हम बात करें तो ये दूसरी सबसे हल्की गैस है। ओके, देखो क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन आपका कहाँ पर? सीपीयू, एसआई और एएसआई में 2016 में क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन इतने बड़े लेवल पे भी पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी जनरल साइंस है बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ अब थोड़े से कॉन्सेप्ट तो ऐसे आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि यार शायद मेरा साइंस का बैकग्राउंड होता तो मेरे ये अच्छे से साइंस क्लियर हो जाती, बट जितनी भी वो ज़्यादा नहीं है, उसकी रेशियो ज़्यादा नहीं है। ये आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के ज़्यादा नहीं है, ये आपके मैं कहूँगी 5 to 7% ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बट जितने भी क्वेश्चन हैं सिंपली हमारे साइंस के वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो हर कोई जिसका साइंस का बैकग्राउंड हो या ना हो, हर एक बच्चा उसको कवर कर सकता है, ठीक है, यानी कि जिसको जनरल साइंस हम बोल देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। भंडारण बैटरी में, स्टोरेज जो बैटरियां होती हैं इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का किया जाता है जी, शीशे का, टीन का या फिर जिंक का, किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी 2016 में अराइज हुआ था जी। भंडारण बैटरी यानी स्टोरेज जो बैटरी है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का किया जाता है, शीशे का, टीन का या फिर जिंक का? जी बिल्कुल सही आंसर किसका? शीशे का। लेड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और जो सोलर बैटरीज होती हैं, ये स्टोरेज बैटरी में लेड का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन ये भी आता है, जो सोलर बैटरीज होती हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, याद रखिएगा। सोलर बैटरीज में किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है और स्टोरेज बैटरी में पीबी लेड का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सारे कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है किसके कारण? स्टेनलेस जो स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील जी, इसमें
कठोरता किसके कारण आती है, किसकी वजह से कठोर हो जाते हैं ये? जिंक के वजह से होते हैं, कार्बन की वजह से, शीशे की या टीन की, किसके कारण होता है जी? ये इसमें हमारा जो आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा, क्रोमियम पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में, और निकेल पाया जाता है, ठीक है। और साथ में आपका कार्बन आ जाता है, किसके? आयरन में कंबाइन हो जाता है कार्बन। तो कहते हैं इसमें किसके कारण ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोरता किसके कारण आती है स्टील में जी? स्टेनलेस स्टील में। क्वेश्चन आपका 2016 में अराइज हुआ है, बिल्कुल याद रखिएगा, किसके कारण? कार्बन के कारण आती है। जो हमारा आयरन पाया जाता है, 90% आयरन पाया जाता है, 90 to 95% पाया जाता है। क्रोमियम आपका 18% क्रोमियम पाया जाता है, 6% आपका निकेल पाया जाता है इसमें। और ये जो आयरन होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, याद रखिएगा, कार्बन इसमें 1 से 1.5% जो है कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जो कार्बन की मात्रा है कितनी होती है? 1.0 से, यहाँ पर 0 लगा लो, 1.0 से 1.5 पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है इसमें? 1.0 से 1.5% पाया जाता है कार्बन, ठीक है। जिसके कारण जो स्टील है वो स्टेनलेस स्टील है, उसमें कठोरता होती है। ओके, याद रखिएगा इस चीज को। आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील में जो आयरन है, लोहे में, कार्बन की कितनी मात्रा पाई जाती है। अलग अलग ऑप्शंस आते हैं इस क्वेश्चंस में, तो याद रखिएगा 1.0 to 1.5% कार्बन पाया जाता है, ओके। जिसके कारण इसमें कठोरता हो जाती है, सॉलिड होते हैं, हार्डनेस होती है। ओके, क्लियर है? जल्दी से ये खराब नहीं होता। और क्वेश्चन आपका ये भी बनता है क्या क्या तत्व होते हैं ये, तो ये भी याद रखना है किसका ये मिश्रण है, ठीक है। किस किस को मिलाकर बनाया जाता है? आयरन को, क्रोमियम को, निकेल के और कार्बन का मिक्सचर होता है ये, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि इसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, या क्योंकि इसका क्रांतिक तापमान कम होता है जी। क्रिटिकल टेम्परेचर देखो, कहते कि क्या कारण है जो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, विस्फोट करता है, ज्यादा ऊष्मा निकालता है ना, एनर्जी रिलीज करता है। जो फास्फोरस है इसको पानी में रखा जाता है, क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका जो ज्वलन तापमान है बहुत कम है। याद रखना क्या कारण है? जो इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि इसको जलाने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, बहुत कम टेम्परेचर पे भी ये जलना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो जल ना जाए, ओके। इस विस्फोट का कारण ना बने, जलने का कारण ना बने, तो इसलिए इसको किसमें? पानी में रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है इसको। क्लियर है? याद रखिएगा इसका जो ज्वलन तापमान है, इग्निशन जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, बहुत जल्दी जल जाता है कम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। और क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी सीजीएल में 2016 में अराइज हुआ था ये क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है जी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? कोबाल्ट है, यूरेनियम है, ऑर्गन है, या क्रोमियम है? क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी सीजीएल में 2016 में अराइज हुआ है। फटाफट आंसर करें बच्चों इस क्वेश्चन का जी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल कौन सा है? यूरेनियम। जो सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व था जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी, यूरेनियम की ही खोज की गई थी, याद रखिएगा यूरेनियम।
सबसे पहले जो खोजा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, कौन सा था? यूरेनियम। और इसका प्रयोग आप जानते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इनमें किया जाता है एज एन फ्यूल के रूप में, ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी क्या होता है? रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो अपने नाभिक से, अपने न्यूक्लियस से रेस निकालते हैं, अल्फा रेस हैं, ठीक है, विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण के रूप में उष्मा के रूप में विकर्ण निकालते हैं, रेस निकालते हैं एनर्जी के फॉर्म में, अल्फा, बीटा, गामा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले किसने खोज की थी रेडियो एक्टिव की? याद रखिएगा, हेनरी बेकुरले ने, याद रखिएगा, हेनरी बेकुरले ने सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया था? हेनरी बेकुरले ने बताया था। और जो कृत्रिम यानी कि मैन मेड आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी। और उनके पति थे मिस्टर पीरे क्यूरी। सबसे पहले इन्होंने इसकी जो आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, आर्टिफिशियल तरीके से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनकी खोज की थी, ठीक है, मैडम क्यूरी। और उनके पति थे पीरे क्यूरी। और इसके लिए इनको क्या मिला है? इनको नोबेल प्राइजेस भी मिल चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे हमने पढ़ा था कि जो यूरेनियम है किसका अयस्क है? इसका अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड। तो इन्होंने देखा कि पिंच ब्लेड में उससे 4 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी है यूरेनियम के कंपेयर में। तो यहाँ से इन्होंने एलिमेंट्स निकालना शुरू किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये क्या है हमारे जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम है, थ्योरियम है, रेडॉन है, पोलेनियम है, ये सारे क्या है? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ओके, याद रखिएगा इसको। एसएससी सीजीएल में 2016 में ये क्वेश्चन आपका राइज हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आ जाता है एग्जाम्स में, रेडियोधर्मिता की जो खोज है किसने की? याद रखिएगा, हेनरी बेकुरले ने की। और अगर सब्सटेंस की बात की जाए तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने की थी, ओके। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने आज बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट था, जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपके आज अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अभी बता दें मुझे, ताकि साथ के साथ मैं आंसर कर सकूं, ठीक है। अगर नहीं है तो चलते हैं, आप जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी ध्यान से पढ़ना है और लगातार पढ़ना है। देखो आपके एग्ज़ाम्स कभी भी आ सकते हैं, जैसे आप ग्राम सचिव का और जो फीमेल सुपरवाइज़र के जो एग्ज़ाम थे वो कैंसिल हुए थे। वो अभी न्यूज़ में भी आया हुआ है कि 1 वीक के अंदर अंदर कंडक्ट इसकी जो डेट है वो दे दी जाएगी कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम सारे कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि प्रेशर इनके ऊपर भी होता है, डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है, कमीशन के ऊपर भी, कि जल्दी से जल्दी ये जो वैकेंसीज हैं, जो एग्ज़ाम पेंडिंग है, इनको क्लियर करना होता है। तो जैसे आपके बहुत सारे हरियाणा में तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो भी जिसके एग्ज़ाम अभी होने हैं, कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपको लगातार करते रहना है। सीईटी का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, है ना, एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसके जो एग्ज़ाम है वो जून में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है लगातार होंगे आप लोगों के। आपको अपनी तैयारी रखनी है, एग्ज़ाम कभी भी आए, चाहे कल आए, परसों आए या आज आए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, तो कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर फोकस रखें, ना कि एग्ज़ाम्स की डेट्स पर फोकस रखें कि कौन सा एग्ज़ाम कब आएगा, तब जाके हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। कोई भी जब आप पढ़ते हो
तो वो कहीं ना कहीं सेव होता है। तो जब आप रिवीजन करते हो तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। एट द टाइम अगर आप रिवीजन भी नहीं करते हो, तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हो, एग्जाम में जाके फेस करते हो, तो उसमें भी आपके जो माइंड है वो काफ़ी हद तक कैच कर लेता है कि हाँ यार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका ये आंसर था। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो लगातार पढ़ते रहो, ये मत समझो कि याद नहीं रहेगा। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों की कि इतना जल्दी कर लें, दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा, याद ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप पढ़ते हो एक अच्छे तरीके से पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि आप बस देख रहे हो हाँ ये रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम बस खत्म हो गया। जब आप उसको अच्छे तरीके से समझते हो, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से उसकी जड़ तक जाते हो, तो वो कॉन्सेप्ट आपके लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक सेव हो जाता है आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। हालांकि सोच करें आपको डायरेक्ट अभी ये लगता है कि अब मुझे याद नहीं आ रहा, बट जब आप क्वेश्चंस को देखते हो तो आपको वो एक टाइम होता है जिस टाइम आपका जो सबकॉन्शियस माइंड एकदम बोलता है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर ये है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी करेक्शन मिल जाती है, आप अच्छे से करेक्ट कर पाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कॉन्टीन्यूसली रखें। फोकस ना करें कि एग्ज़ाम कब आ रहे हैं। ये आप जो आपके एग्ज़ाम आते हैं वो आपके एज एन टेस्ट सीरीज हो जाते हैं कि आप टेस्ट लगा रहे हैं कि हाँ मैंने कितना परफॉर्मेंस अच्छा किया है, और अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है जी। तो इसी के साथ बच्चों मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो क्लासेस को शेयर करना है, लाइक कर देना है, ठीक है बच्चों। सिर्फ इतनी ही है मेरी डिमांड्स आपसे। एक मैं कहूँगी कि मैं सिर्फ आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप लगातार अच्छे से पढ़ते रहें, कि अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और इसी के साथ ध्यान रखिए।